नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अब मैं देख रहा था गोदी मीडिया के चैनल। अभी 3 दिन पहले ट्रम्प साहब ने मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी और मुझे किसी ने बताया शायद प्रधानमंत्री कार्यालय पे जोशी साहब हैं जो संपादक को भेजते हैं कि क्या चलना है टीवी चैनलों का, ऐसी चर्चाएं हैं। वहां से आया कि अरे पता नहीं कि आज ट्रम्प साहब ने अपने मोदी जी को बधाई दी है। झुक गए ट्रम्प। उसके बाद गोदी मीडिया मीडिया के चैनलों पे चलना शुरू हो गया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बड़े बड़े एंकरनियां नोएडा में डांस करने लगे कि अब तो पापा जी को बधाई दी ट्रंप ने। मतलब अब तो पापा जी बिल्कुल दुनिया में क्रांति कर देंगे। एक बार याद है ना आपको, रूस यूक्रेन के युद्ध में एक वीडियो वायरल हुआ था कि पापा पापा ने बाहर रुकवा दी, उसी स्टाइल में। और 72 घंटे बीते कि कहर बन के टूटा भारत पे ट्रंप का एक फैसला। मैं आज बड़ा उदास सा हो गया। मेरे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को लगभग 1 करोड़ का पैकेज मिला था, नौकरी हुई थी। भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अगर अमेरिका में 1 करोड़ का भी पैकेज मिल जाए तो माँ-बाप खुश होंगे, किसी को भी खुशी होगी कि बच्चे को लगभग 8-10 लाख का पैकेज मिल रहा है। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक अगर आप वहाँ पे वीज़ा लेते हैं, हर साल आपको वीज़ा कराना पड़ेगा। हर साल 88 लाख रुपया अमेरिका को देना पड़ेगा। भारत के रुपए के हिसाब से $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपया। अब आप सोचिए, नौकरी 1 करोड़ की, 88 लाख रुपए अमेरिका को देना पड़ेगा। जो NH1 वीजा पे रह रहे हैं उसमें 73% भारतीय हैं। आईटी की कंपनियों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में लगा हुआ है। तमाम लोग, आईटी सेक्टर के लोग वहां नौकरियां कर रहे हैं। सोचिए क्या हाल होगा उनका। भारत में नौकरियां नहीं हैं। जो लोग खुश होते थे कि मोदी जी के और योगी जी के आने के बाद कम से कम अब्दुल की तो चूड़ियां टाइट हो गई, मतलब मुसलमान तो ठीक हो गए। अब ये खबर उनके लिए है कि क्या जो NH1 वीजा पे भारत के लोग गए हैं, क्या उसमें अब्दुल हैं, उसमें मुसलमान हैं, उसमें 99% हिंदू होंगे। कौन वापस आएगा भारत से, अमेरिका से भारत? 99% हिंदू वापस आएंगे। अब क्या होगा? अब्दुल तो अपने पिंचर का रेट 50 से 200 रुपए कर चुका है। उसकी तो आर्थिक स्थिति बढ़िया हो गई। बैंड किसकी बची? आपके बच्चों की, आपके बच्चों के भविष्य की। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। उसने मुझे पिछले साल बोलने के लिए बुलाया था। मोदी सरकार ने अपनी जो भी रणनीति हो, लेकिन मेरा वीजा नहीं होने दिया था अमेरिका का। उसके प्रोफेसर है, प्रोफेसर जॉय। मैं उनसे बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ अमेरिका में। भारतीयों के सपने होते थे कि अपने बच्चों को वो वहां की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, फिर वहां नौकरी करें। अब क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया में संदेशा भेजा कि जहां जहां उनके कर्मचारी हैं वो तुरंत वापस आए अमेरिका, क्योंकि नियम 21 सितंबर से लागू कर रहे हैं ट्रंप साहब कि अगर 21 के बाद आए तो भैया घुसते ही आपको 88 लाख रुपए पहले देने होंगे। कौन दे पाएगा 88 लाख रुपया? मेरे को जो मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं राजीव नारायण शर्मा, जब ट्रंप साहब ने शपथ ली उस समय मैं संडे को शो करता हूं उनके साथ। उन्होंने कहा कि ट्रंप मोदी जी की जन्म पत्री में, मोदी जी की राशि में काल बनकर आए हैं। अब ये वो दौर था कि जब ट्रंप साहब शपथ ग्रहण कर रहे थे उसके अगले दिन, और जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो भक्त भगवान की मूर्ति की जगह ट्रंप की मूर्ति लेकर चालीसा पढ़ रहे थे, ट्रंप चालीसा। कह रहे थे भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब नियम कायदे सम्मान ताक पर रखे अमेरिका में जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। किसी देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि विदेश की धरती पर जाके किसी नेता का चुनाव प्रचार कर दे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तो सोचो ट्रंप के संग कितना याराना है। शोले पिक्चर के जय वीरू की तरह याराना है। लेकिन ट्रंप साहब वास्तव में मोदी जी के लिए काल बनकर आ गए। एक के बाद एक सिलसिले शुरू हुए हैं। भारतीयों को बेइज्जत किया गया, भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर वापस भेजा गया। 40 बार से ज्यादा बार ट्रंप ने अलग अलग देशों में जाके कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध करा रुकवाया था। बात भी सही है।
पहले ट्रंप का बयान आया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों से कह दिया गया है कि लड़ना बंद करो, धंधा बंद कर दूंगा। उससे कुछ घंटे बाद हमारे यहाँ से और पाकिस्तान से ये फरमान जारी हुआ कि साहब युद्ध रुक गया है। और अब इस फरमान में कि NH1 वीजा पे इतना शुल्क लगाया जाएगा, भारतीयों के होश उड़ा दिए। 73% कंपनियां, आज मातम छाया हुआ है। मैं उस मित्र की अपनी याद कर करके मेरे उदास हो गए कि उसके बच्चे के कितने सपने देखे थे। ऐसे हजारों बच्चे होंगे जो वापस आएंगे अब, क्योंकि नौकरियां वहां नहीं है। और भारत में नौकरियों का ये आलम है कि IIT मुंबई से पास आउट बच्चों की सीटें खाली रह गई, नौकरियां नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आजादी के बाद से बेरोजगारी का इतना भीषण संकट भारत ने कभी नहीं झेला जितना पिछले 11 सालों में झेल लिया। 2014 तक देश ने जितना कर्जा लिया था, उससे कई गुना ज्यादा कर्जा केवल 11 सालों में मोदी जी ने ले लिया। एक चारवाक दर्शन है, मैं फिलॉसफी मैंने पढ़ी है, तो मेरे फिलॉसफी में पढ़ाया जाता था, विषय था उसका, दर्शन का नाम था चारवाक दर्शन। उसका भाव यही था कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, कर्जा ले लेके घी पीते रहो, पता नहीं कब मौत आ जाए। तो मोदी जी ने कहा कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मैं दुनिया से जितना कर्जा ले सकता हूं, उतना कर्जा ले लेके भारत को इतना भिखमंगा बना दूंगा कि आने वाली जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सोचो, आजादी के बाद से 2014 तक जितना कर्जा लिया था, मोदी जी ने उससे कई गुना ज्यादा कर्जा 11 सालों में ले लिया। बुलेट ट्रेन जब पहली बार 2014 में आए तो बुलेट ट्रेन के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए आवंटित हो गए थे। आज तक गोदी मीडिया पूछ रही है 11 साल में वो सैकड़ों करोड़ रुपए कहां चले गए? बुलेट ट्रेन कहाँ है? अहमदाबाद से चल के कलकत्ता में आके गोदी मीडिया के चैनलों में घुस गई। हमने तो कोई देखी नहीं गोदी मीडिया के चैनलों के अलावा कि वो बुलेट ट्रेन है पूछने वाले। और हद ये हो गई, आज मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जिसको देखकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्या हाल हो गया है देश की मीडिया का। देखिए साहब, ये जो है ये अंबानी का चैनल है, न्यूज 18। वही मुकेश अंबानी जो ट्रंप के बड़े यार हैं, लेकिन बाद में जब मोदी जी ने कान उड़ेड़े तो नीता अंबानी ने अमेरिका का अपना शो कैंसिल किया। अनंत अंबानी की बंतारा पे संकट आ गया तो मोदी जी के चरणों में गिर गए। आज इनका चैनल दिन भर तो हिंदू मुसलमान करता रहता है। अब क्या कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का H1B वीजा बम करेगा बैकफायर, अमेरिका को घाटा और भारत को फायदा। दुनिया के जितने गधे होंगे उन सबकी अकल मिला लीजिए, तब भी इससे ज्यादा बेवकूफी भरा बयान वो गधे भी नहीं दे सकते जो ये चैनल दे रहा है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, पागल से पागल व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को जब आप ये थ्योरी समझाएंगे कि भैया NH1 वीजा NH1B वीजा के लिए आपको हर साल 88 लाख रुपए देंगे, तो वो तो कहेगा कि यार ये तो बहुत नुकसान होगा बीजेपी का। भारत, बीजेपी मतलब सरकार का, मतलब भारत का, क्योंकि आजकल तो भारत मतलब बीजेपी हो गया है गोदी मीडिया के लिए। अब आप देखिए कि इनको कुछ भी बोलना है। जब मोदी जी ट्रंप से मिलने गए तो वो मास्टर स्ट्रोक था, और ट्रंप के बाद जब वो चीन गए तो भी मास्टर स्ट्रोक था कि अमेरिका को दिखाने के लिए मोदी जी चीन चले गए। अब आप सोच सकते हैं पूरे देश में मातम की लहर है, लेकिन ये अंबानी का चैनल दिखा रहा है कि ये वीजा वाला जो कैंसिल किया ये बैकफायर करेगा। इससे ज्यादा चमचागिरी का बयान आप दुनिया में कहीं देख नहीं सकते। कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले कह रहे थे इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने देखा नहीं कभी। इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो अमेरिका के किसी भी बात पे अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है, कह नहीं पा रहा है। पता नहीं कौन सी चीज ऐसी है जो अमेरिका के दबाव में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। No, see, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof, right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote chori. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this, right? The police is asking for information, and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look,
We have shown it in Madhepura. राहुल गांधी कह रहे हैं सीआईडी लगातार We're going to लेटर show पे it लेटर लिख रही है, in such a way जवाब नहीं दे रहे। that ज्ञानेश there will be कुमार nobody तय in है India कि ये who will have any नरेंद्र doubts मोदी ने that वोट चोरी Narendra Modi ji has done vote chori and won the election. Thank you. ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है और ये इसके प्रमाण हम हाइड्रोजन बम गिराने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी का इतना कहना पूरी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का तापमान बढ़ा देता है। एक लाइन कह के जाते हैं, राहुल गांधी, हंगामा मच जाता है उधर। ऐसे में मैं हमेशा कहता हूं, जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल ने राफेल के विमानों की टेल नंबर जारी कर दिए और कहा कि ये 7 विमान जिनका ये टेल नंबर है, ये पाकिस्तान ने मार गिराए है, भारत के राफेल। भारत की एयरफोर्स इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे सकती है, लेकिन हमारी विदेश नीति इतनी खराब है कि हमने पाकिस्तान को एक के बाद एक दुनिया के संग खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के संग चीन खड़ा हो गया, तुर्की खड़ा हो गया, अमेरिका खड़ा हो गया, रशिया खड़ा हो गया और अब सऊदी ने भी समझौता कर लिया। हमारे विदेश मंत्री केवल अपने ऊपर, चश्मों के ऊपर एक स्टोरी की विदेश मंत्री की चश्मों में कितनी चमक है। हमारे सुरक्षा सलाहकार अजय डोवाल साहब अपने ऊपर पिक्चर बनाने में व्यस्त हैं। इतनी नौटंकी भरी सरकार आपने देखी नहीं होगी। पवन खेड़ा इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनवाता हूं, आपको सुनना चाहिए। 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। तो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है, बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है। ठीक बात है, पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है। राफेल के मामले में भी शायद कल या परसों दिए हैं और मुझे लगता है इंडियन एयरफोर्स जरूर इस दावे को खारिज करेगा और तमाम रफेल्स दिखाएगा। तब होश ठिकाने आ जाएंगे, पाकिस्तान के मुंह बंद हो जाएगा। और जब भी इंडियन एयरफोर्स सामने आया है, वो फील्ड में हो या इस तरह की टिप्पणियों में हो, पाकिस्तान का मुंह बंद कराना हमारा इंडियन एयरफोर्स जानता है। हम भारत सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह की दावे जो पाकिस्तान करता है, जिससे हमारी छवि को और हमारे जो सैन्य बल हैं उनके मोराल को डाउन करते हैं, उसका जवाब तुरंत दें, त्वरित दें और सबूत के साथ इनके इन दावों को नष्ट कर दें। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि तुरंत सबूत के साथ दें। और दोस्ती पे क्या कह रहे हैं? दोस्तियां हों या देश के बाहर की दोस्तियां हों, देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज अ वेरी गुड मैन। नरेंद्र मोदी खुश। जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी इज अ गुड मैन, मोदी साहब शीर्षासन लगा के एक्स पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। देश को कुछ नहीं मिलता, बस इसी में खुश है साहब। आप एक बात बताइए, जब हमारे लोगों को बेड़ियां में जकड़कर बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी, बेइज्जत करके उनको वापस हिंदुस्तान भेजा गया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। छोटे छोटे देश भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने शर्त रखी कि नहीं साहब, बेड़ियां नहीं लगाएंगे आप, और मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। भाई, अमेरिका की तो नीति डराने की है, पॉलिसी डराने की है, लेकिन भारत की पॉलिसी डरने की है क्या? नहीं है। 71 याद कीजिए, आंखों में आंखें डाल के निक्सन के हमने जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े की। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत का स्टैचर। आपने क्या कर दिया? आप इसी में खुश हो जाते हैं। अरे 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो टीवी पे दिवाली मनने लग गई। क्यों भाई? बोल दिया, उसमें क्या हो गया? देश को कुछ मिल रहा है? आप बेड़ियों का मैंने उदाहरण दिया आपको। सीज फायर के वक्त हम बार बार इनको कहते रहे, एक बार कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नहीं रोका, वो बार बार बोलता रहा कि मैंने धमकाया इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोका। कोई जवाब नहीं।
चाबहार पोर्ट, रूस का तेल और अब H1B वीजा। एक के बाद एक के बाद एक आपको चोट आपके देश को पहुंच रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी तारीफ कर देते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हैं। ये राज क्या है आपकी इस दोस्ती का कि आपकी तो दोस्ती है लेकिन देश से उसको दुश्मनी है, भारत से, ट्रंप को। ये किस तरह की दोस्ती है साहब? आप क्या देश से बड़े हो गए? वो कभी नहीं हो सकता। ये राज हमें बताइए, 8 बजे कभी आइए टीवी पर, बहुत दिन हो गए आए नहीं, आकर बताइए कि साहब ये राज है। या तो आप किसी को बचाने के लिए ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हो, पूरी कमर झुका देते हो, या कुछ छिपाने के लिए, हमें नहीं मालूम। बताइए क्या है? झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े, क्योंकि दस्तार इस देश की दस्तार है, आपकी नहीं है। जय हिंद। बात तो ठीक कह रहे हैं पवन खेड़ा कि सिर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तारी गिर पड़े, और बिल्कुल बात सही है। सिर इतना मत झुकाइए कि आपका सारा इकबाल खत्म हो जाए। और ऐसी क्या समस्या है भारत के अंदर? कौन सी ऐसी हिम्मत की कमी है कि जो हम अमेरिका के और ट्रंप के आगे इतनी भीगी बिल्ली बन रहे हैं? 1971 की लड़ाई में सही कह रहे हैं पवन खेड़ा, पाकिस्तान ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी को कि अगर युद्ध नहीं रोका तो मैं अपना 7वां बेड़ा जो बड़ा मजबूत था वो भेज दूंगा। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो भेज दो, लेकिन हम युद्ध नहीं रोकेंगे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मोदी जी कभी इतिहास पढ़ लेते हैं? इस देश के मान सम्मान के लिए घास की रोटी खाकर युद्ध लड़े हैं, शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है। पन्ना धाय जैसी महिला हुई है जिसने अपना बच्चा कटवा दिया अपने सिद्धांतों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने उसूल के लिए। गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने 5 बच्चे दीवार में चिनवा दिए। आपका परिवार नहीं, आपका आगे पीछे नहीं, तो किसके लिए डर रहे हैं आप? 140 करोड़ के देश के आप मुखिया हैं। आपकी ये चुप्पी डरा रही है, आपकी ये चुप्पी आतंकित कर रही है। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आपका कौन सा राज है ऐसा जो आप ट्रंप का नाम लेके बोल नहीं पा रहे हैं। देश जानना चाहता है, क्यों नहीं आप ट्रंप से कह रहे हैं हैसियत करो? छोटे छोटे देशों ने, सही कह रहे हैं पवन खेड़ा, धमकाकर अपना टैरिफ वापस करा लिया। आप चुप हैं, खामोश हैं। कपास के किसानों के लिए बर्बाद करने के लिए आपने अमेरिका के लिए द्वार खोल दिए। चाह क्या रहे हैं आप देश से? अखिलेश यादव ने भी आज बहुत तीखे शब्दों में आलोचना करी। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि जब बीजेपी आएगी तभी H1 वीजा में राहत मिलेगी। पता नहीं ये बात सही होगी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की 5 ब्रांड प्रवक्ता हैं सुप्रिया शीनेत, उनको भी सुनते हैं कि वो किस तरह का हमला पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैया करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस $1000 से बढ़ाकर अब $1,00,000 कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस आई थी, अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस, उसका 27.7% हिस्सा था, करीब $35 बिलियन
वहां से आए थे। ऑफ कोर्स इसका फर्क जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर पड़ेगा, इसका फर्क लोगों के रहन सहन पे पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा फर्क आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। यूएस कंपनीज जो H1B वीजा स्पॉन्सर करती थी इतनी भारी फीस के बाद अब स्पॉन्सर नहीं करेंगी। इंडिया की आईटी कंपनीज जो लोगों को भेजकर रेवेन्यू कमाती थी उनकी रेवेन्यू मार्जिन कम होगी, जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज। और इंडियन आईटी सेक्टर के लिए तो ये सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान में तो जॉब्स बन नहीं रही है, चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। वहां पर एक उम्मीद जगी रहती थी और अब वो उम्मीद भी धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका लगातार भारत पर प्रहार कर रहा है, चाहे वो H1B वीजा की फीस को लेकर हो जो $1000 से $1,00,000 कर दी गई हो, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाना हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ियों में बांधकर भेजना हो, चाहे वो हमें अब्यूजर और पता नहीं क्या क्या कहना हो, चाहे वो रूस से हमारे सस्ते तेल खरीदने पर सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन हो, लगातार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है। तो ये जो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं और उनके कुछ अच्छा लिखते ही लपक के गलबैया करने लगते हैं ट्विटर पे और हैप्पी बर्थडे टू यू सुनकर बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी इन सब दोस्तियों का फायदा क्या है? देश को क्या मिल रहा है? देश के खिलाफ अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है और मोदी जी आप मूक दर्शक बने हुए, ना इंडियन इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं और ना हमारे होनहार जवान लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक दौर है भारत के लिए कि हर तरफ से हमारी आर्थिक नीति फेल हो रही है, हमारी विदेश नीति फेल हो रही है, अमेरिका में धमका रहा है, चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान पहले से खड़ा है, दुनिया के सारे बड़े देश एक हो रहे हैं भारत के खिलाफ। मैंने ऐसा दौर कभी नहीं देखा, आजादी की बात से किसी ने शायद ऐसा दौर नहीं देखा होगा कि भारत इतना अलग थलग पड़ जाए। और भारत किसमें महारत हासिल कर रहा है? भारत दुनिया में यह संदेश देने में महारत हासिल कर रहा है कि हमारे यहाँ अब्दुल की चूड़ी टाइट की जाती है, हमारे यहाँ एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, हमारे नौजवानों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी के छत पे चले जाओ, किसी का धार्मिक झंडा उतार लाओ। ये कौन सा हिंदुस्तान हम बना रहे हैं? ये कौन सा देश बना रहे हैं? दुनिया में क्या संदेशा देना चाहते हैं कि हमारी आर्थिक नीतियां पिट गई, हमारी विदेश नीति पिट गई और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस तरह हिंसा का माहौल दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, इस तरह के हिंसा के माहौल में क्या आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह पाएंगी? अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बात मेरी ठीक लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।